आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे ज्यादा वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की और उस एक ऑपरेशन की जिसने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने जिसने देशों की नींव तक हिला दी थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ एक आदमी की मौत पूरे के पूरे देश में आग लगा सकती है। एल मेंचो के मरने के बाद जो कुछ हुआ, यकीन मानिए, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यही वो चीज़ है जो इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए उन आखिरी 48 घंटों में चलते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तारीख थी 20 फरवरी 2026। मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी लीड मिली। उन्हें एल मेंचो की एक पार्टनर का सहयोगी मिला और उसका पीछा करते करते वो पहुंचे एक सुनसान देहाती इलाके में बने एक घर तक। अगले दिन 21 फरवरी को वो पार्टनर तो वहां से निकल गई, लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं था। बस यही वो पल था जिसका इंतजार मैक्सिकन सेना न जाने कितने सालों से कर रही थी। फिर आई 22 फरवरी की सुबह। सूरज निकलने से भी पहले स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड, आर्मी सब ने उस कंपाउंड को चारों तरफ से घेर लिया। 2 बार जबरदस्त फायरिंग हुई और आखिरकार एल मेंचो पकड़ा गया, लेकिन बुरी तरह जख्मी हालत में। और जब उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अमेरिका की DEA मतलब ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक्स चीफ ने तो यहां तक कह दिया कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, असल में तो ये सिर्फ शुरुआत थी। ये समझने के लिए कि एक आदमी की मौत से इतनी बड़ी आग कैसे भड़क सकती है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये देखना होगा कि आखिर ये शख्स इतना इतना ताकतवर बना कैसे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मामूली किसान का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसका असली नाम था निमेसियो ओसेग्वेरा सर्वांतेस, पर दुनिया उसे जानने वाली थी एल मेंचो के नाम से। उसका जन्म 1966 में मेक्सिको के मिचुआकान में हुआ। परिवार बहुत ही गरीब था, एवोकाडो की खेती करता था। इतनी गरीबी थी कि घर चलाने में मदद करने के लिए उसे 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मारिजुआना के अवैध खेतों की रखवाली का काम करने लगा था। 80 के दशक में वो भी हजारों लोगों की तरह एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर अमेरिका पहुंचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां बेहतर जिंदगी तो नहीं मिली, हाँ, जुर्म का रास्ता जरूर मिल गया। 1986 में उसे चोरी के माल और एक लोडेड गन के साथ पकड़ा गया। फिर 1992 में वो अंडरकवर पुलिस वालों को हेरोइन बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 3 साल जेल में काटने के बाद 1997 में उसे डिपोर्ट करके वापस मेक्सिको भेज दिया गया। और यही आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा सोचिए, अमेरिका से एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर बनकर निकाला गया शख्स मेक्सिको आकर पुलिस ऑफिसर बन जाता है। पुलिस फोर्स में रहते हुए उसने सिस्टम को अंदर से देखा। उसने सीखा कि सिस्टम में कहाँ-कहाँ कमजोरियां हैं, किसको कैसे खरीदा जा सकता है। और यही जानकारी आगे चलकर उसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बनने वाली थी। तो अब देखते हैं कि कैसे उसने पुलिस की वर्दी में सीखी हुई बातों का इस्तेमाल दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक CJNG खड़ा करने में किया। एक ऐसा साम्राज्य जो सिंथेटिक ड्रग्स पर बना था। तो उसने ये सब किया कैसे? देखिए, ये एक सोची समझी चाल थी। स्टेप 1, उसने एक बहुत पावरफुल कार्टेल फैमिली में शादी की। उसकी पत्नी बनी रोजालिंडा गोंजालेस वैलेंसिया। स्टेप 2, वो मिलेनियो कार्टेल में एक हिटमैन और बॉडीगार्ड बनकर घुस गया। स्टेप 3, उसने सही मौके का इंतजार किया। 2010 आते आते मिलेनियो कार्टेल के सारे बड़े लीडर्स या तो मारे जा चुके थे या जेल में थे। और फाइनली स्टेप 4, जब उसे लीडरशिप देने से मना कर दिया गया तो उसने बगावत कर दी और अपना खुद का ग्रुप बना लिया। नाम रखा कार्टेल जलिस्को न्यूआ जेनरेशन, शॉर्ट में CJNG। एक चश्मदीद ने बताया, हमने एक बम जैसा जोरदार धमाका सुना और देखा कि उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया है। ये शब्द CJNG की ताकत की एक छोटी सी झलक है। वो बात कर रहे थे मई 2015 की एक घटना की। सरकार ने एक रेड मारी थी और जवाब में CJNG के लोगों ने RPGs
रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और हैवी मशीन गन से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। उस हमले में 9 सैनिक मारे गए। ये साफ हो गया था कि ये कोई मामूली गैंग नहीं है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रही थी। और इस ताकत के पीछे था पैसा, बेहिसाब पैसा। अंदाजा है कि CJNG के पास $20 बिलियन यानी 20 अरब डॉलर का खजाना था, और ये पैसा आ रहा था एक बिल्कुल नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बिजनेस मॉडल से। तो क्या था ये बिजनेस मॉडल? देखिए, उनका फोकस था सिंथेटिक ड्रग्स पर, जैसे कि मेथैम्फेटामाइन और फेंटेनिल। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था, और सबसे बड़ा फायदा, कोकेन की तरह उन्हें साउथ अमेरिका के सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ये ड्रग्स तो वो चीन से केमिकल मंगाकर अपनी खुद की लैब्स में बना सकते थे, और इस पूरी सप्लाई चेन को चलाने के लिए उन्होंने मेक्सिको के एक पूरे पोर्ट, मंजानिलो पोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया था। और इन ड्रग्स में सबसे खतरनाक था फेंटेनिल। ये एक ऐसा सिंथेटिक ओपियोइड है जो हेरोइन से 50 गुना, जी हाँ 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम की डोज, जो कि रेत के चंद दानों के बराबर होती है, किसी की भी जान ले सकती है। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। अकेले 2023 में अमेरिका के अंदर फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की वजह से लगभग 73,000 लोगों की मौत हो गई, ड्रग ओवरडोज से। CJNG का बनाया हुआ ये जहर हजारों जिंदगियों को तबाह कर रहा था। लेकिन सवाल फिर वही है, CJNG जैसा कार्टेल इतना बड़ा, इतना ताकतवर बन कैसे गया? जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा और उन सिस्टम्स की गड़बड़ियों को देखना होगा, मेक्सिको और अमेरिका दोनों में, जिन्होंने संकट को पनपने का मौका दिया। मेक्सिको में दशकों से एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब सिल्वर या लेड, चांदी या सीसा। इसका सीधा सा मतलब है, या तो हमारी रिश्वत ले लो या फिर गोली खाने को तैयार रहो। और इस एक लाइन ने मेक्सिको की लोकल और स्टेट सरकारों को पूरी तरह से लाचार बना के रख दिया है। मेक्सिकन सरकार ने भी कोशिशें की, पर वो नाकाम रहीं। 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुई। इसमें बड़े बड़े किंगपिन्स को निशाना बनाया गया। नतीजा, कार्टेल्स छोटे छोटे लेकिन और भी ज्यादा खूंखार गुटों में बंट गए। फिर 2018 में पॉलिसी आई, हग्स नॉट बुलेट्स की, यानी गोलियां नहीं, गले लगाओ। इसमें गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दों पर फोकस किया गया। लेकिन अफसोस, क्राइम फिर भी कम नहीं हुआ। और इस कहानी में अमेरिका के रोल को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। 1980 के दशक में CIA ने कॉन्ट्रा बागियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक ड्रग लॉर्ड की जमीन का इस्तेमाल किया। 1994 में NAFTA एग्रीमेंट हुआ, जिससे बॉर्डर पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि स्मगलिंग बहुत आसान हो गई। हर साल अंदाजन 2 लाख बंदूकें अमेरिका से मेक्सिको स्मगल होती हैं। और तो और, ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा एक फेल प्लान भी था, जिसमें अमेरिकी एजेंसीज ने जानबूझकर 2000 से ज्यादा बंदूकें मेक्सिको जाने दी और फिर उन पे से अपना कंट्रोल ही खो दिया। तो चलिए अब वापस उसी दिन पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। 22 फरवरी 2026। एल मेंचो मर चुका था, और उसके बाद जो हुआ वो थी सिर्फ तबाही। एक किंगपिन के बाद का भविष्य जैसे आग की लपटों में लिखा जा रहा था। अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए CJNG ने पूरे मेक्सिको में नार्को टेररिज्म का नंगा नाच किया। 20 अलग अलग राज्यों में सैकड़ों गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में डर और अफरा तफरी का माहौल था। और अब मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत खतरनाक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया है। एल मेंचो का परिवार, जो उसकी जगह ले सकता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका बेटा अमेरिका में उम्र कैद काट रहा है। उसकी पत्नी, उसके 2 भाई सब मेक्सिको की जेल में बंद हैं। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, अब CJNG के बचे हुए कमांडर्स के बीच गद्दी के लिए एक खूनी जंग छिड़ने की पूरी आशंका है। इसी बीच अमेरिकी पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा और उतना ही विवादास्पद बदलाव आया। सितंबर 2025 में अमेरिका ने शुरू किया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। इसके तहत वो इंटरनेशनल पानी में ड्रग्स ले जाने वाले संदिग्ध जहाज़ों पर बिना किसी ट्रायल के सीधे बमबारी करने लगे। मतलब साफ था, अब कार्टेल्स को क्रिमिनल गैंग्स नहीं बल्कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था।
तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। एक किंगपिन तो चला गया, लेकिन क्या इससे मेक्सिको ज्यादा महफूज हुआ या फिर तबाही का एक और भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर अभी शुरू ही हुआ है? क्योंकि इतिहास तो हमें यही सिखाता है कि सिर्फ एक सर काट देने से ड्रग वॉर जैसा राक्षस नहीं मरता।